रिलेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो देखिए इसको कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर या फिर ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, या फिर इसको ऐसे भी घुमा के पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का एक्सप्रेशन आप निकालो। ठीक है, तो ये दो अलग अलग टॉपिक नहीं है, एक ही टॉपिक है। कैसे क्या रिलेशन होगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले सिनेरियो समझिए कि ये हमने अर्थ ले लिया, ये अर्थ है हमारी, और तो इस अर्थ का मास हो गया m, कैपिटल M, एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया अर्थ, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये स्मॉल ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, ये पार्टिकल साइज जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, अर्थ के सरफेस के ऊपर रख दिया। ठीक है ना, और मैंने कहा था कि दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट का बीच का डिस्टेंस हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो सेंटर टू सेंटर अगर आप देखो तो ये क्या आ रही है, अर्थ की रेडियस ही आ रही है। ठीक है ना, तो इसको हमने डिनोट कर दिया कैपिटल R से। क्लियर है। अब जब इसको यहां से हम छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ गिरेगा, इसका मतलब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। तो वो सब हम इसमें स्टडी करेंगे। तो देखिए क्या है कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, और ये कहाँ पे रखा है, अर्थ के आउटर सरफेस पे रखा है। आउटर सरफेस का मतलब क्या है, एक तो इनर सरफेस होता है जिसके ऊपर हम लोग खड़े होते हैं, हम लोग भी तो अर्थ के सरफेस पे चलते हैं ना, तो ये तो इनर सरफेस हो गया, एक आउटर सरफेस। ठीक है ना, तो वहां पे ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब उससे बाहर निकल जाओगे तो आप स्पेस में आ जाओगे, तो वो आउटर सरफेस है, ये उसकी बात हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट हमने स्मॉल m जो है यहां पे रखा है। तो एज पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि F इज इक्वल टू जी एम m अपॉन r स्क्वायर। mm क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, एंड डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यही हमने पढ़ा है पीछे। तो m क्या है, मास ऑफ द अर्थ है यहाँ पे। तो दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी मूव्स डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख के छोड़ देंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था ना हमने, फोर्स क्या पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो किस वजह से हो रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे जी से, तो रिप्लेस ए बाय स्मॉल जी बिकॉज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हेयर इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, दैट इज दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, दैट्स वाई we will represent it in terms of small g। तो हम a की जगह हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो f क्या हो गया हमारा, m g हो गया। तो एक तो f ये आया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से, तो f की वैल्यू ये आ गई, और एक f की वैल्यू ये आ गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से। तो दोनों में f ही है, तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं आपस में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, mg को इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो mg किसके बराबर हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी देखिए क्या है, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो ये m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास क्या बच गया, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यही वो रिलेशन है, ठीक है ना, यही पूछा था ना, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में ये रिलेशन आता है। क्लियर है। अब देखिए आप इस रिलेशन से आप क्या समझ रहे हो, क्या समझ में आता है इस रिलेशन से, कि जो जी है वो जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, कि जो स्मॉल जी है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही उसकी शेप पे डिपेंड करता है, ना ही उसकी साइज पे डिपेंड करता है।
क्यों? क्योंकि जो स्मॉल m है, जो ऑब्जेक्ट का जो मास था वो देखिए कट गया दोनों तरफ, तो वो है ही नहीं इस एक्सप्रेशन के अंदर। यानी कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप, साइज और उसके मास पे डिपेंड नहीं करती। यानी कि इस स्मॉल m की जगह या तो आप चाहे तो पत्थर का टुकड़ा रख दो, या फिर यहाँ पे किसी मतलब अगर हम अलग अलग मास के दो ऑब्जेक्ट लें, या एक तो आप छोटा सा कोई पत्थर ले लो, या फिर एक तरफ कोई आप बड़ा सा हाथी ले लो, ठीक है ना। दोनों को अगर हम इस हाइट से अगर छोड़ेंगे तो दोनों पे जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, ठीक है ना। दोनों ही ग्राउंड पे एक ही टाइम पे पहुंचेंगे, दोनों की वेलोसिटी जो है वो सेम होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। यानी कि अगर किसी बिल्डिंग से अगर हम दो चीज़ों को गिराएं, ठीक है ना, एक आप कागज़ की बॉल ले लो और एक आप जो नॉर्मल जो लेदर बॉल आती है वो ले लीजिए आप, दोनों का मास अलग अलग होगा। दोनों को आप एक सर्टेन हाइट से जब गिराओगे तो ग्राउंड पे दोनों की दोनों एक साथ पहुंचेंगी। इसका मतलब ये है, क्लियर है, कि ऑब्जेक्ट की मास पे, शेप पे और साइज पे डिपेंड नहीं करती है ग्रेविटी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे डिपेंड नहीं करती है। ये जो m आ रहा है, कैपिटल M, ये मास ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के मास, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो किस किस पे डिपेंड करता है? तो डिपेंड किस पे करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। मतलब अर्थ का जो मास है और अर्थ की जो रेडियस है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब अगर हम मून पे चले जाएं तो मून की ग्रेविटी अगर हम देखेंगे तो वहां पे मास किसका आ जाएगा? मास ऑफ द मून। और रेडियस क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब वहां पे जी की वैल्यू भी अलग आएगी। यानी कि हर एक प्लेनेट की, हर एक सैटेलाइट की, ठीक है ना, चाहे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो या नेचुरल सैटेलाइट हो, ठीक है ना, सबकी ग्रेविटी क्या होगी? अलग होगी। सबकी ग्रेविटी अलग होगी क्योंकि सबका मास अलग है और सबकी जो रेडियस है, जो साइज है वो अलग है। लेकिन ऑब्जेक्ट की उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? तो ये चीज बताना चाह रहे हैं यहां पे। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब जी की हम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है इसकी, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आएगी न्यूमेरिकल्स को करते वक्त। तो एक्सप्रेशन क्या आया था जी का, कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन आया। तो हम अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अर्थ का हमें मास पता है, अर्थ की हमें रेडियस पता है, तो वो हम चीज़ें पुट कर देंगे। और जी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी हमारे सामने है। तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो जी की वैल्यू देखिए कितनी आ रही है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये फिक्स वैल्यू है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर है? ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी? अर्थ की। लेकिन अगर हम मून की बात करेंगे तो मून की ग्रेविटी अलग होगी, जुपिटर की ग्रेविटी अलग होगी, ठीक है ना। हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है और सबकी अलग अलग होती है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उनका मास भी अलग होगा, उनकी साइज भी अलग होगी। तो ये है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो अब मून के सरफेस पे देख लेते हैं, ठीक है। अर्थ के ऊपर तो कितना आया था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था। मून के ऊपर देख लेते हैं कि मून के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। तो फॉर्मूला वही रहेगा, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स किसके आ जाएंगे? मून के आ जाएंगे। तो ये ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है मून की है, ये जो मास है ये भी मून का है, और ये जो रेडियस है ये भी मून की है। तो mm क्या है? मास ऑफ मून, और rm क्या है? रेडियस ऑफ मून, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास गिवन है, ये चीज़ें भी गिवन है। जी की वैल्यू कांस्टेंट है ही। जब हम ये पुट करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, ये आती है। तो ये हो गई ग्रेविटी, हमारे मून की ग्रेविटी है ये, ठीक है ना। मून की ग्रेविटी इतनी है। तो अर्थ से ज़्यादा है या कम? अर्थ की कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मून की कितनी है? 1.6। तो यानी कि अर्थ के कंपैरेटिवली मून की जो ग्रेविटी है वो बहुत ही कम है, ठीक है ना। अगर हम दोनों को ही कंपेयर करें तो कितना फर्क आ रहा है, तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं। तो ग्रेविटी ऑन मून
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मून की होती है 1.6 और अर्थ की होती है 9.8, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/6, ये अप्रोक्सीमेटली इतना ही आता है 1/6, ठीक है ना। इसका मतलब द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, ठीक है ना, यानी कि अर्थ के कंपेरेटिवली 1/6 है मून की ग्रेविटी, ठीक है ना, मून की ग्रेविटी कम है। So the acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1/6 the times of the acceleration due to gravity on the surface of the earth. Clear है? तो ये भी important derivation है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी पूछा जाता है और इसके ऊपर हमें न्यूमेरिकल भी आएंगे देखना आगे, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून के ऊपर हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, मून के ऊपर निकालना है। तो मास ऑफ द मून दे दिया और रेडियस ऑफ द मून दे दिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ द मून दे दिया, रेडियस ऑफ द मून दे दिया, एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमें पता ही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून क्या हो जाएगी, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r²। सिंपली वैल्यू पुट करनी है, कितनी आई 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो मैं सीधा सीधा ही दिख रहा है आपको, ठीक है ना, लेकिन ये आपको सोल्व करना है। आप घर पे अपनी रफ कॉपी में सोल्व करके देखिए इन इक्वेशंस को, वरना एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो हम सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल पोर्शन है। तो ये आप लोग अपने से ट्राई करोगे, ठीक है ना, करके देखने ये सारे, ये सोल्व करके देखना है, ठीक है ना, कि वैल्यू कैसी आई। तो ये कितनी आएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।